तो सभी को जय हिंद। मैं जुएश कुमार स्वागत करता हूं आपका एसएससी अड्डा 24/7 पर। और आज हम एएसआरबी के लिए इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट एक आपका टॉपिक है, और उसमें एक जो इकोनॉमिक सोशल डेवलपमेंट क्या होता है उसमें एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है आपका इन्फ्लेशन। तो उसके बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। तो सभी का वेलकम है, जल्दी से सभी लोग सेशन के साथ जुड़ जाइएगा और मैं फिर सेशन आपका शुरू करने जा रहा हूँ। मैं सबसे पहले आप ये बता दीजिएगा क्या मेरी आवाज़ आप सभी लोगों को तक पास मतलब क्लियर पहुँच रही है। तो सभी का वेलकम है। थोड़ा लेट हो गया टेक्निकल इश्यू के कारण, नहीं तो आपको मैं क्लास टाइम से शुरू करता। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि ये जिसके लिए मैं आपके एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए आया हूँ ये आखिर है क्या। देखो, एक ऑर्गेनाइजेशन है हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, ICAR, ठीक है। भारत में एग्रीकल्चर रिसर्च से रिलेटेड ये सबसे बड़ी आपकी क्या है ऑर्गेनाइजेशन है, ICAR, इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च। इसके अंडर एग्रीकल्चर साइंटिस्ट का एक रिक्रूटमेंट बोर्ड है, ओके, जिसे क्या बोलते हैं, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड। ये ASRB का जो काम होता है वो उन साइंटिस्ट को ढूंढ के लाना या उन साइंटिस्ट का चयन करना, सिलेक्शन करना जो एग्रीकल्चर रिसर्च कर सके। और इसमें अभी आपकी वैकेंसीज आई हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर और फाइनेंशियल ऑफिसर्स की, इसमें आपका की अभी रिक्रूटमेंट है और अड्डा 24/7 आपको इसकी प्रिपरेशन करा रहा है। अब ये ASRB का जो एग्ज़ाम है इसमें एक आपका टॉपिक है इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड जनरल नॉलेज में जो टॉपिक है वो क्या है आपका इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, ठीक है। तो इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट क्या चीज़ होती है, क्योंकि नॉर्मल लीक से हटकर ये एक सब्जेक्ट है। बाकी इसमें जो आप SSC अड्डा पे पढ़ते हो, जनरल नॉलेज, साइंस, रीजनिंग, ये सब उसमें आता है। लेकिन ये आपका जो टॉपिक है ये थोड़ा ओके लीक से हटके। तो सभी को लोगों को मेरी आवाज़ साफ सुनाई दे रही है? नहीं, आवाज़ एकदम सही साफ सुनाई दे रही है। चलिए आगे डिस्कशन करते हैं। तो ये इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट है। अब जरा ध्यान से बात करते हैं इसे, सोशल डेवलपमेंट और इकोनॉमिक क्या है। देखो, कई तरीके के डेवलपमेंट होते हैं, ठीक है। आपका एक होता है सोशल डेवलपमेंट, एक फाइनेंशियल डेवलपमेंट। तो उनको हम जब इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट करेंगे तो उसमें आपको मैं पूरा प्रॉपर कराऊंगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं बात करता हूँ इन्फ्लेशन की, क्योंकि आज मैं जो टॉपिक चूज करके लाया हूँ इकोनॉमिक डेवलपमेंट में आपका नेशनल इनकम ही क्या हुआ, ठीक है। नेशनल इनकम, सोशल डेवलपमेंट, इस पे एक बेस्ड है। जस्ट 1 मिनट, ओके ओके, जस्ट 1 मिनट, ओके। हाँ, तो इसमें इन्फ्लेशन का मैं टॉपिक लाया हूँ। अब ये जो इन्फ्लेशन है, ध्यान रखें, सॉरी, इकोनॉमिक्स अगर हम बात करें एज ए सब्जेक्ट, इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक होता है आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स, जिसको हम सूक्ष्म अर्थशास्त्र बोलते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स जिसे हम क्या बोलते हैं, सूक्ष्म अर्थशास्त्र। माइक्रो इकोनॉमिक्स में जरा ध्यान दीजिएगा, हम व्यक्तिगत तौर पर या एक छोटे तौर पर इकोनॉमिक्स को पढ़ते हैं, ठीक है। छोटे तौर पर हम इकोनॉमिक्स को पढ़ते हैं। जैसे आपका हो गया कंज्यूमर यानी ग्राहक हो गया, और फिर आपका कंज्यूमर के अलावा और क्या हो गया, कंज्यूमर के अलावा आपका मार्केट हो गया, डिमांड एंड सप्लाई हो गया, ठीक है, डिमांड एंड सप्लाई। लेकिन अगर हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करें तो वो हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट होता है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट मैक्रो, इसमें हम लार्जर लेवल पर पढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें हम पढ़ते हैं राष्ट्रीय आय, जो नेशनल डेवलपमेंट या इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बताती है। अनएम्प्लॉयमेंट, पोवर्टी, ओके, पोवर्टी, एंड आपका इसमें महंगाई, इन्फ्लेशन। तो ये चीज़ अभी हम पढ़ने जा रहे हैं। अब ये महंगाई क्या होता है, तो जल्दी से आप बताओ, आप अपने कॉमन सेंस में बताने की जरा मेरे को कोशिश करो, जो भी इस लेक्चर को देख रहा है, कि आपके अनुसार महंगाई का अर्थ क्या होता है। व्हाट इज अकॉर्डिंग टू यू इन्फ्लेशन, जल्दी से बताइएगा, फिर मैं आपको बताता हूँ कि महंगाई क्या होती है।
ओके फटाफट जल्दी से बताओ दोस्तों, व्हाट विल बी दी, आपके अकॉर्डिंग महंगाई क्या होता है। देखो महंगाई अगर मेरे हिसाब से सोचो और बहुत ही जनरल लैंग्वेज में आपको बताने की कोशिश करूं कि भाई एक डिमांड होती है, ठीक है, डिमांड को एंटिसिपेट करने के लिए क्या होती है, आपकी सप्लाई होती है, ओके, और इन दोनों की बैलेंस के बेस पे आपका क्या होता है, प्राइस होता है, ओके, या मूल्य होता है। तो डिमांड एक्चुअली में क्या होती है, जब किसी ग्रुप ऑफ कमोडिटीज की डिमांड एक्सपोनेंशियली राइज हो जाए, डिमांड क्या हो जाए, बढ़ जाए, और उसकी सप्लाई कम हो जाए, उसकी क्या होती है, सप्लाई कम हो जाए, तो इससे क्या होता है, आपका डिमांड बढ़ गई, सप्लाई कम हो गई, और इससे क्या होगा, आपका प्राइस राइज हो जाएगा, ओके। इसीलिए लोग काला बाजारी भी करते हैं, ठीक है, इसीलिए लोग क्या करते हैं, काला बाजारी भी करते हैं। आई होप आप सभी लोगों को इस चीज़ को समझ आ रहा हो, और सेशन को शेयर और लाइक करते हुए ज़रूर चलिएगा। तो ये है दूसरा, ये एक महंगाई ऐसी अवस्था है, यानी इन्फ्लेशन ऐसी एक सिचुएशन है जिसमें आपका डिमांड बढ़ जाती है और जो आपकी जो सप्लाई है वो कम हो जाती है, जिससे प्राइस राइज। इन्फ्लेशन में एक चीज़ और है कि जो परचेजिंग पावर है, परचेजिंग पावर जो होती है पैसे की, यानी मनी की, परचेजिंग पावर ऑफ मनी, परचेजिंग पावर ऑफ मनी, ये भी बच्चों क्या होती है, आपकी कम हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। कैसे हो जाती है डिक्रीज, ओके, कैसे हो जाती है डिक्रीज, उसको देखिएगा। जैसे मैं अभी 100 रुपये में, ठीक है, 100 रुपये में 5 किलो चीनी खरीदता हूँ, यानी चीनी का प्रति किलोग्राम दाम कितना है, 20 रुपये। अब चीनी के दाम में क्या हो गया, बढ़ोतरी हो गई 5 रुपये की, ओके, चीनी के दाम में क्या हो गया, बढ़ोतरी हो गई 5 रुपये की, ठीक है। तो ये कितना हो गया आपका 25 रुपीज़। तो अब मैं कितना 100 रुपीज़ में कितना परचेज कर पाऊंगा, तो 100 रुपीज़ में मैं अब 4 kg परचेज कर पाऊंगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्तों, परचेजिंग पावर ऑफ द मनी डिक्रीज हो रही है, परचेजिंग पावर ऑफ द मनी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, ठीक है। तो ये एक इन्फ्लेशन का बेसिक कंसेप्ट है। चलिए आइए हम उसे देखते हैं आगे। और सेशन अगर आपको अच्छा लगे ना तो सेशन को लाइक और शेयर जरूर करेगा। दूसरी पहली बात, ये दिमागदारों की चीज़ होती है इकोनॉमिक्स, तो थोड़ा आपको आहिस्ता समझना पड़ेगा, ओके। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज इन्फ्लेशन, की महंगाई क्या होती है। तो इन्फ्लेशन इज डिफाइंड, इसको अगर हम परिभाषित करें, इन्फ्लेशन इज डिफाइंड एज ए सस्टेन्ड इंक्रीज, ठीक है, सस्टेन्ड इंक्रीज, सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी होती है, ठीक है, जिसे समावेशी विकास बोलते हैं, ठीक है, जिसे क्या बोलते हैं, समावेशी विकास। सस्टेन का मतलब है जो बना रहता है, सस्टेन करता है। तो सस्टेन्ड इंक्रीज यानी लगातार जो बढ़ती रहती है इन द जनरल प्राइसेस लेवल, जनरल प्राइसेस लेवल ऑफ गुड्स। किसी एक वस्तु के दाम बढ़ने से महंगाई नहीं आती, कई सारी वस्तुओं के दाम बढ़ने से और सेवाओं के बढ़ने से जो महंगाई आती है। इट मेजर इन द टर्म्स ऑफ परसेंटेज, हमेशा जो इन्फ्लेशन को मापा जाता है, ओके, जो महंगाई को मापा जाता है, मेजर्ड किया जाता है, वो हमेशा किस रूप में किया जाता है, परसेंटेज चेंज के रूप में। फॉर एग्जांपल 2020 में अगर महंगाई दर 2020 में अगर महंगाई दर सपोज 5% थी, ठीक है, ये 5% का मतलब क्या है कि पहले जो चीज़ 2019 में 100 रुपये की बिक रही थी वो 2020 में 105 रुपये की बिक रही है, ठीक है, वो कितनी बिक रही है, 105 रुपये की बिक रही है। तो ये आपका क्या है, प्रतिशत के आधार पर है, ठीक है, किस पे होता है, प्रतिशत। फिर तीसरी लाइन मैंने आपको समझाया ही है कि इन्फ्लेशन जो डिक्रीज होती है उससे परचेजिंग पावर ऑफ मनी भी क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। उससे क्या होता है, परचेजिंग पावर ऑफ मनी भी क्या हो जाती है, डिक्रीज भी होती है, ओके। हाँ जी, ग्रेजुएशन वालों के लिए पेपर है सर ये, ओके।
अब जरा ध्यान से सुनिएगा, यहाँ मैं आपको कुछ कंसेप्ट बता रहा हूँ इन्फ्लेशन से और उसको कैसे कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है। ओके, तो इन्फ्लेशन द सिंपलेस्ट डेफिनेशन, अगर इन्फ्लेशन की मैं सिंपलेस्ट डेफिनेशन क्या बताऊं तो वो क्या है, ए राइज इन दी जनरल प्राइसेस लेवल ऑफ प्राइसेस। अगर मैं जनरल लेवल ऑफ प्राइसेस की बात करें कि प्राइसेस ऑफ वन गुड हैज़ गोन अप इज नॉट इन्फ्लेशन। ध्यान रखिएगा, मैंने बता क्लियरली लिखा है कि अगर किसी एक वस्तु के दाम अगर बढ़ जाए तो वो इन्फ्लेशन नहीं कहलाता है। इसमें क्या होता है, कई सारी वस्तुओं के दाम यानी कई सारे गुड्स और सर्विसेज के जो वैल्यू डिक्रीज हो जाती है उसे हम क्या बोलते हैं, इन्फ्लेशन बोलते हैं। द अपोजिट ऑफ इन्फ्लेशन इज डिफ्लेशन। इन्फ्लेशन का जो अपोजिट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, डिफ्लेशन बोलते हैं। और इसमें क्या होता है, जनरल लेवल ऑफ प्राइसेस फॉल होते हैं। चलो अब देखो इसे डिफ्लेशन को आपको समझाता हूँ और इससे रिलेटेड कुछ कंसेप्ट को आपको मैं बताता हूँ। आप लोग पेन कॉपी लेके ना नोट करते रहे, ठीक है। इसे इधर रखते हैं, थोड़ा और छोटा हो जाओ भाई, यहाँ आ जाओ, ठीक है। आप इसे नोट कर लीजिएगा। अब जरा ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। एक है आपकी इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन जिसे मुद्रास्फीति हम बोलते हैं, ठीक है। इन्फ्लेशन क्या कंसेप्ट होता है भाई, इन्फ्लेशन में आपका जो बेटा जो आपका डिमांड है वो इंक्रीज कर जाता है, डिमांड, और जो सप्लाई है बेटा आपका वो क्या हो जाता है, डिक्रीज कर जाता है। और इसे बेटा आपका क्या होता है, जो प्राइस होता है वो इंक्रीज कर जाता है। अब इन्फ्लेशन अगर हो जाए तो गवर्नमेंट इसको कैसे कंट्रोल करती है। इन्फ्लेशन ये अगर हो जाए, इन्फ्लेशन बढ़ जाए तो गवर्नमेंट इसको कैसे कंट्रोल करती है। अब मेन मुद्दा तो ये आता है, अब इसको कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ना मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी यूज़ करती है। वो क्यों करती है, जैसे अगर मेरी इनकम अभी 10,000 रुपये है, जिसमें से 5,000 रुपये मैं खर्च करता हूँ, यानी मेरी 5,000 रुपये की क्या है, डिमांड है, ठीक है। 5,000 रुपये मैं खर्च करता हूँ। अगर कुछ ऐसा हो कि ये जो मेरी इनकम है इसमें मेरी जो डिमांड है ये 5,000 रुपये, इसे 3,000 रुपये किया जा सके तो मेरी जो डिमांड है वो कम हो जाएगी ना, मेरी डिमांड जो है वो कम हो जाएगी ना। यानी मैं नहीं समझे, देखो, यानी मार्केट में मनी सप्लाई को कम करना गवर्नमेंट का काम होता है, क्योंकि मनी सप्लाई को कम करेंगे तो उससे क्या होगा, डिमांड कम होगी। जब डिमांड कम होगी तो धीरे धीरे जो सप्लाई है वो बढ़ेगी और इससे क्या होता है, प्राइस लेवल जो है ना वो इक्वल आ जाएगा। प्राइस लेवल क्या होता है, इक्वल हो जाएगा। ओके, समझ आ रहा है। जो बीच में लेक्चर जुड़ेंगे उन्हें शायद थोड़ा सा कठिनाई हो, लेकिन कोशिश करूंगा कि उन्हें समझ आए। तो इसको कंट्रोल करने के लिए, ओके, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, टू कंट्रोल इन्फ्लेशन यानी महंगाई को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट एक मेथड यूज करती है। इस मेथड को हम बुलाते हैं डिसइन्फ्लेशन। इस मेथड को हम क्या बुलाते हैं, डिसइन्फ्लेशन बोलते हैं। ओके, गवर्नमेंट कंट्रोल डिसइन्फ्लेशन, ये महंगाई को कंट्रोल करने की क्या है, पद्धति या प्रोसेस है जिसमें महंगाई को कंट्रोल किया जाता है। इसे हम क्या बोलते हैं, डिसइन्फ्लेशन हम इसे बोलते हैं। अब इस डिसइन्फ्लेशन में क्या है, गवर्नमेंट क्या काम करती है, गवर्नमेंट आपका फिस्कल मेथड यूज करती है। फिस्कल मेथड जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के पास है, ओके, फिस्कल मेथड यूज करेगी और इसमें क्या करेगी, इंक्रीज कर देगी टैक्स को, ठीक है, टैक्स रेट को इंक्रीज कर देगी। अब इससे क्या कंडीशन होगी, अब इससे कंडीशन देख लो। जैसे जो आपको मैं पहले बता रहा था कि भाई पहले मेरी जो इनकम है वो 10,000 रुपये होती थी और मैं 10% टैक्स देता था, यानी 1,000 रुपये में टैक्स देता था, 9,000 रुपये मेरे पास बचते थे और जिसमें से 5,000 की मेरी डिमांड होती थी। अब क्या है, गवर्नमेंट ने कहा ठीक है भाई जो टैक्स बढ़ा दो, ज़्यादा पैसा मार्केट में आ रहा है। तो गवर्नमेंट ने कहा कि भाई अब 10 के बजाय 30% टैक्स होगा, यानी अब मैं 3,000 रुपये एज ए टैक्स दूंगा, अब मेरे पास 7,000 रुपये बचेंगे।
अब 7,000 में से 5,000 की तो मेरी डिमांड नहीं हो सकती ना, तो एटलीस्ट मैं अपनी डिमांड कितनी रखूँगा 3, क्योंकि सेविंग भी करनी होती है। तो ऑब्वियसली मनी सप्लाई क्या होगा, मार्केट में कम होएगी। मनी सप्लाई क्या होगी, मार्केट में कम होगी। हेलो, ठीक है भाई, बलजीत राव। फिर दूसरा आपका क्या है, होता है इसमें मॉनेटरी पॉलिसी भी यूज होती है। मॉनेटरी पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई के पास होती है, और वो क्या करेगा, वो इंक्रीज कर देगा अपने इंटरेस्ट रेट्स को। ठीक है, किसको, इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज कर देगा। अब इससे क्या होगा, मनी सप्लाई मार्केट में कम हो जाएगी। मनी सप्लाई क्या हो जाएगी, मार्केट में कम हो जाएगी इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज करने से। भाई आप पहले 100 रुपये का आपको लोन लेते थे और आपको 105 रुपये वापस करने पड़ते थे। ठीक है, लेकिन अब क्या करोगे, आप 100 रुपये का लोन लोगे और आपको 110 रुपये वापस करने पड़ेंगे, यानी 10 रुपये आपको एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। ठीक है, तो लोग क्या होगा, कम लोन लेंगे। कम लोन लेंगे तो कम डिमांड जनरेट होगी, क्योंकि मार्केट में जो मनी सप्लाई है वो कम होगा। तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए हम कौन सा मेथड यूज करते हैं, डिफ्लेशन मेथड को यूज करते हैं। आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आई हो। तो अगर कोई मेरा लेक्चर शुरू से देख रहा हो तो एक बार जरा कमेंट करके जरूर बता देगा। अब इन्फ्लेशन का जो अपोजिट होता है, इन्फ्लेशन का जो अपोजिट होता है उसको देख लेते हैं। इन्फ्लेशन का जो अपोजिट होता है उसे हम बोलते हैं डिफ्लेशन। ओके, इसका जो अपोजिट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, डिफ्लेशन। अब ये डिफ्लेशन क्या होता है, डिफ्लेशन ऐसी कंडीशन होती है जिसमें आपका जो डिमांड है वो तो कम हो जाती है। ठीक है, अपोजिट है ये इन्फ्लेशन का। ठीक है, इसमें आपकी जो डिमांड है वो कम हो जाती है, सप्लाई इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, सप्लाई क्या है, इंक्रीज हो जाती है, और जिससे प्राइस जो लेवल है वो डिक्रीज हो जाता है। अब ये भी अर्थव्यवस्था के लिए बहुत हानिकारक है। अब आप पूछोगे कि सर दाम कम हो रहे हैं, सप्लाई ज़्यादा बढ़ रही है, तो बल्ले बल्ले है। नहीं, अगर डिमांड कम हो जाएगी, सप्लाई ज़्यादा होगी, तो यहाँ पर क्या, सप्लाई ज़्यादा होने का मतलब यानी एक काम को करने के लिए 10 लोग, एक काम को करने के लिए 10 लोग होंगे, तो बाकी 9 लोगों को नौकरी से निकाल दिया जाएगा। तो यहाँ पर ये जो एक इस तरीके की कंडीशन होती है ना, ये बेरोजगारी को बढ़ावा देती है, और फिर बेरोजगारी बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली आपकी क्या है, डिमांड और कम होती जाएगी। तो ऐसे अर्थव्यवस्था नहीं चलेगी। तो कि ऐसे अर्थव्यवस्था नहीं आगे बढ़ेगी। तो उसको ध्यान में रखते हुए क्या है, इसको कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट एक मेथड यूज करती है। ठीक है, टू कंट्रोल डिफ्लेशन। ठीक है, तो डिफ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए ओके, टू कंट्रोल डिफ्लेशन। ठीक है, टू कंट्रोल डिफ्लेशन। ठीक है, टू कंट्रोल डिफ्लेशन यानी महंगाई, सॉरी, इसको कंट्रोल करने के लिए जो गवर्नमेंट मेथड यूज करती है उस मेथड का नाम होता है आपका, उस मेथड को बुलाते हैं हम रिफ्लेशन। क्या बुलाते हैं, रिफ्लेशन। और इसमें बिल्कुल उल्टा होता है, इसमें बिल्कुल उल्टा होता है फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी का। इसमें भी यूज फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी ही यूज की जाती है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है, इनकम टैक्स, फिस्कल में टैक्स रेट को क्या कर दिया जाएगा, डिक्रीज कर दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका फिस्कल पॉलिसी है, यहाँ पे इनकम टैक्स को क्या कर दिया जाएगा, डिक्रीज कर दिया जाएगा। डिक्रीज क्यों करेंगे, ताकि लोगों के पास पैसा हो और डिमांड जनरेट हो। ठीक है, लोगों के पास पैसा हो और डिमांड जनरेट हो, लोगों के पास पैसा हो एंड डिमांड जनरेट हो, तभी तो ये सारे कंसेप्ट बनेगा। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो अभी पिछले साल क्या था, आप में से जो जॉब करते होंगे या आपके कोई फ्रेंड जॉब करता होगा, उनसे पूछ लेगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो TDS
10% लेती थी, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 7.5 कर दिया था। उसका रीज़न यही था क्योंकि लोगों के पास डिमांड जनरेट करने के लिए टैक्स रेट को कम किया गया था। आई होप आपने ये बात समझी हो। चलिए बढ़ते हैं और अगला कंसेप्ट हम समझने की कोशिश करते हैं। अब बात है आपके सामने, ये क्या लिखा हुआ है, ये टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन है, ठीक है। अब जैसे ये क्रीपिंग इन्फ्लेशन, इसको हम बोलते हैं रेंगती हुई महंगाई। वॉकिंग इन्फ्लेशन, इसे बोलते हैं चलती हुई महंगाई। रनिंग इन्फ्लेशन, भागती हुई, कूदती हुई। अति मुद्रास्फीति, ये तो बहुत गड़बड़ चीज़ है। देखो एक चीज़ है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए आपका थोड़ी सी महंगाई दर, विशेषकर स्पेशली ये आपका वॉकिंग इन्फ्लेशन होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि आपका महंगाई होगी ना तो डिमांड बढ़ी रहेगी। अगर कंट्रोल्ड महंगाई होगी, डिमांड बढ़ी रहेगी और नौकरियां भी मिलती रहेगी, तो ना अनएम्प्लॉयमेंट की कंडीशन होगी, लोगों के पास पैसा होगा, डिमांड भी बढ़ती रहेगी, तो इससे इकोनॉमी क्या होती है, ग्रो करती है। तो एक एक करके पढ़ते हैं इन सबको। तो सबसे पहले आता है आपका क्रीपिंग इन्फ्लेशन, यानी रेंगती हुई महंगाई। ध्यान रखिएगा, ये जो क्रीपिंग इन्फ्लेशन है ये आपका विकसित देशों में होता है। किस में होता है, डेवलप्ड कंट्रीज में होता है। अगर आप अमेरिका में देखो ना, तो अमेरिका में जो $100 है ना, $100, वो एक बहुत बड़ी रकम मानी जाती है। जैसे हमारे यहाँ 10,000 या 20,000 के करीब समझी जाती है। मतलब वहाँ पे इतनी वैल्यू है क्योंकि वहाँ पर आप $100 में इतनी चीज़ को परचेज कर सकते हैं। तो आपका क्रीपिंग इन्फ्लेशन आपका कौन से देशों में होता है, डेवलप्ड कंट्रीज। अब ये डेवलप्ड कंट्रीज को डेवलप्ड कंट्रीज क्यों कहा जाता है, तो डेवलप्ड कंट्रीज को डेवलप्ड कंट्रीज इसलिए कहा जाता है कि वहाँ पर प्रति व्यक्ति आय सालाना $12,500 से अधिक होती है, ठीक है। यानी अगर आप देखो $1.5 में ख्याल से 70-60 रुपये का, उसे मल्टीप्लाई कर दो तो कितनी ज़्यादा होती है। तो उसे डेवलप्ड इकोनॉमी हम कहते हैं, ओके। उसको हम क्या बोलते हैं, डेवलप्ड इकोनॉमी हम कहते हैं। तो भाई सभी को समझ आ रहा है, ज़रा कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा कि आप मेरी बात को समझ पा रहे हो, और सेशन को शेयर और लाइक ज़रूर करेगा। चलिए इसके बाद आपको मैं दिखाता हूँ। तो आपका इसमें क्या होता है कि जो महंगाई दर है ना, वो 3% से अधिक नहीं होगी, ठीक है। महंगाई दर इसको, यानी कोई 100 रुपीज़ की अगर कोई चीज़ है तो वो आपका 103, इससे ज़्यादा की नहीं उसका प्राइस होगा। तो इसी वजह से क्रीपिंग इन्फ्लेशन को हम माइल्ड इन्फ्लेशन और लो इन्फ्लेशन भी बोलते हैं। और ये जो है ना, प्रमोट करती है इकोनॉमिक डेवलपमेंट को। पहले ग्रोथ होती है फिर डेवलपमेंट होता है। अभी इंडिया क्या कर रहा है, इंडिया कर रहा है इकोनॉमिक ग्रोथ, अमेरिका वगैरह क्या कर रहा है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो ये एक डिफरेंस है। ग्रोथ जो होती है वो क्वांटिटेटिव होती है, डेवलपमेंट जो होता है वो क्वालिटेटिव होता है। फॉर एग्जांपल, जब आप 0 से 6 वर्ष के हुए, आपके मस्तिष्क की वृद्धि हुई, यानी उसका आकार बढ़ा, ग्रोथ हुई। 6 वर्ष के बाद अभी तक और आगे जीवन भर उसका क्या होगा, डेवलपमेंट होगा, उसका विकास होगा। आप नए नए चीज़ों को, नए नए विद्या को सीखेंगे। आप नई नई चीज़ें, नई नई विद्याओं को आप क्या करेंगे, सीखेंगे। तो उसका क्या होगा बेटा, आपका डेवलपमेंट होगा, ओके। आगे बढ़ते हैं। ये प्रकार की जो इन्फ्लेशन है ये भारत में है, और इसको ये आपका किस में होता है, डेवलपिंग कंट्रीज यानी विकासशील देशों में होती है, डेवलपिंग कंट्रीज, ठीक है, में ये पाई जाती है। अब ये क्या होती है वॉकिंग इन्फ्लेशन, इसको तो हम देखते हैं, यानी चलती हुई महंगाई हम इसे बोलते हैं, वॉकिंग इन्फ्लेशन। अब देखो वॉकिंग इन्फ्लेशन क्या है कि इसमें महंगाई दर 3% से कम नहीं होगी और 10% से ज़्यादा नहीं होगी। लेकिन इसे अगर हम इसे अनचेक्ड रखें ना, तो ये एकदम आपका कूदती हुई या रनिंग इन्फ्लेशन में कन्वर्ट हो सकती है, ओके। इसको ध्यान रखना। वैसे ये 5 से 6% तक रहे ना, वो ही बहुत बढ़िया है, ओके। यानी इसमें आपका कोई चीज़ अगर 100 रुपीज़ की है तो या तो 103 रुपये की मिलेगी या 110 रुपये की। अभी इंडिया जो है ना वो रनिंग इन्फ्लेशन में आ चुका है, वॉकिंग इन्फ्लेशन में नहीं है, ठीक है।
इंडिया इस वक्त जो है माय डियर स्टूडेंट, वो आपका किस में आ चुका है, रनिंग इन्फ्लेशन में, वॉकिंग इन्फ्लेशन में, क्योंकि हमारे यहाँ महंगाई दर अब 10% से क्रॉस कर गई है। ये होती है रनिंग इन्फ्लेशन। रनिंग इन्फ्लेशन में आपका जो महंगाई की दर होती है, यानी जो आपका इन्फ्लेशन रेट होता है, वो 10 to 20% होता है, ठीक है, डबल डिजिट में आ जाता है, ठीक है, 10 to 20%। और ध्यान रखिएगा ये खतरनाक होती है, लेकिन उतना इम्पैक्ट नहीं करती। इसके बाद अगर अनचेक्ड बने, जैसे ये कूदती हुई महंगाई, कूदती हुई महंगाई यानी आपका जो है ना ट्रिपल डिजिट में आ जाएगी, डबल डिजिट से कितने आ जाएगी, ट्रिपल डिजिट में, यानी आपका 20 से 1000%। ये आपका कूदती हुई महंगाई है। अब देखो कितना जंप मारा है, यानी अगर कोई आपका 100 रुपीज़ की चीज़ है, ठीक है, 100 रुपीज़ की चीज़ है, वो आप इसको देख लो 1000%, तो आप देख लो 1,00,000 रुपए की मिलेगी 100 रुपए की चीज़, ओके। और इसके भी फिर इसका भी एक गुरु आता है, इसका गुरु क्या आता है, हाइपर इन्फ्लेशन। ये अगर 1000% से भी ऊपर हो जाए, जिम्बाब्वे में हुई थी, उस समय मतलब स्कूल में ही नहीं, स्कूल में तो नहीं था, कॉलेज में पढ़ता, मतलब आप सिगरेट के पैकेट के लिए भी आपको 20 लाख रुपए खर्च करने पड़ते थे, सिगरेट के पैकेट के लिए भी 20 लाख रुपए, ओके, करने पड़ते थे, ठीक है। और अब जरा ध्यान से सुनिएगा। सो हाइपर इन्फ्लेशन, हाइपर इन्फ्लेशन refers to a situation where price rises at an alarming high rate. The prices rises so fast that it become very difficult to measure its magnitude. However, the quantitative term when price is above the 1000% per annum, यानी जिसमें प्राइस का जो प्राइस इन्फ्लेशन जो रेट है वो 1000% से ऊपर हो जाए, तो आपका क्या कहलाती है, तब आपका हाइपर इन्फ्लेशन वो कहलाई जाती है, ओके। अब जरा ध्यान से सुनो, इसमें क्या होता है, ये एक चीज ध्यान रखेगा, आपका जब हाइपर इन्फ्लेशन होता है ना, तो जो आपका पेपर मनी है, ओके, यानी जो नेशनल करेंसी है, वो आपकी क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। और पेपर मनी जैसे हमारा जो 2000 रुपये का नोट है, उनकी वैल्यू कुछ नहीं रहती। यहाँ इस कंडीशन में जो वैल्यू रहती है वो आपकी या तो गोल्ड की रहती है या सिल्वर की रहती है, ओके, या तो गोल्ड की रहती है, सिल्वर की रहती है। ऐसा हुआ है इतिहास में, हंगरी में 1946 में हुआ, और 2004 से 2009 में रॉबर्ट मुगाबे की सरकार में जिम्बाब्वे में हुआ, जिसका मैं जिक्र आप लोगों के आगे कर रहा था। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, ओके ओके। और आगे बढ़ते हैं, कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन। कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन यानी महंगाई किस कारण से होती है, ठीक है, महंगाई किस कारण से होती है, कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन। तो ध्यान रखिएगा, महंगाई के दो कारण होते हैं, एक होता है आपका डिमांड पुल इन्फ्लेशन, दूसरा होता है आपका कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। डिमांड पुल इन्फ्लेशन यानी एकदम से डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, जैसे 2020 में आपका क्या हुआ था, कोविड ये फैलना शुरू हुआ था, तो जो आम दिनों में जो सैनिटाइज़र था जो 50 से 60 रुपए का मिलता था मैक्सिमम, वो आपने 200 रुपये, 250 रुपये या 300 रुपये या उससे ज़्यादा में भी परचेज़ करा। और कॉस्ट पुश इफेक्ट क्या होता है, जब मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ही बढ़ जाए, जब मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ही बढ़ जाए उसे कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन हम बोलते हैं। तो चलिए देखते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन को। तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्या है, it states that wages increase with the economic system, often the case in a growing economy with low unemployment. People will have more money to spend on consumer good. This increase the liquidity and demand and consumer good result increase in the demand. मतलब सिंपल है, लोगों के पास अगर ये कब होता है, जब आपका लो अनएम्प्लॉयमेंट होती है। लो अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या हुआ, लोगों के पास नौकरी है, नौकरी है तो पैसा है, पैसा है तो डिमांड है, ठीक है, नौकरी है तो पैसा है, पैसा है तो डिमांड है। तो इससे क्या होता है, आपका डिमांड पुल इफेक्ट पड़ता है कि डिमांड एकदम से बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये एक मेन कारण होता है महंगाई बढ़ने का। जैसे अभी जो है डिमांड किस चीज़ की ज़्यादा है,
अभी तो खैर इस सिचुएशन नहीं, लेकिन जो मैंने आपको उसका बताया था सैनिटाइज़र का, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट था। फिर आपका कॉस्ट पुश के कारण दो हैं, या तो लेबर महंगी हो जाए, या जिस चीज़ का, जिस वस्तु को बना रहे हैं उसका रॉ मटेरियल महंगा हो जाए। यानी ये कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है कि अगर जैसे सपोज करो पहले कोई फर्म 10,000 रुपये का एक सामान बनाती थी और उसे 12,000 में बेचती थी, ठीक है। अब क्या हुआ, ये जो बनाने की उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट थी, यही अगर 12,000 हो जाए कि रॉ मटेरियल बढ़ गया, बिजली के दाम बढ़ गए, लोगों का जो दिहाड़ी या मजदूरी थी, वेजेस थे, वो बढ़ गया, तो अब वो सब 12,000 में तो नहीं बेचेगा, वो ऐसा अगर प्रॉफिट लेगा तो अपना 14,000 में बेचेगा। तो ये आपका क्या है, ये आपका क्या कहलाता है, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कहलाता है। ओके, ये आपका क्या कहलाता है, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन ये कहलाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन क्या होता है, तो इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन ध्यान रखेगा, ये हमेशा सेविंग को डिस्करेज करता है, ठीक है। और क्या कहते हैं, लोन कम हो जाते हैं, एम्प्लॉयमेंट जो होती है, हाई लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो होता है आपका इन्फ्लेशन में, आपकी अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है, कम हो जाती है। बिजनेस और प्लानिंग इन्वेस्टमेंट हैम्पर हो जाती है। इंटरेस्ट रेट आपके क्या हो जाता है, सेंट्रल बैंक यूज मॉनेटरी टूल्स टू कंट्रोल हाई, तो वो इंक्रीज कर देता है इंटरेस्ट रेट को, तो लोग कम लोन लेते हैं, इन्वेस्टमेंट कम हो जाती है। सोशल अनरेस्ट होता है, अनएम्प्लॉयमेंट होती है, लोग गैर कानूनी गतिविधियां करने लगते हैं। इन्फ्लेशन को जो आपका मेजर किया जाता है, जो उसको मापा जाता है, वो दो आधारों पर मापा जाता है, एक तो होलसेल प्राइस इंडेक्स और एक कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। होलसेल थोक में जहाँ सामान लिया जाता है, और बाद में से कंज्यूमर प्राइस को लिया गया, क्योंकि आप और मैं जो है वो हम इन दामों पे खरीदते हैं, जो बड़े बड़े व्यापारी हैं वो इन दामों पे खरीदते हैं, ठीक है। और होलसेल प्राइस इंडेक्स में आपका जो है ना, ये 2004-05 बेस ईयर लिया जाता है। इसमें 670 वस्तुएं इसमें शामिल की गई हैं और उनको डिवाइड किया गया है प्राइमरी, मैन्युफैक्चर्ड, फ्यूल, पावर, इस तरीके से आपका इसमें इसको डिवाइड किया गया। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को अगर देखें तो सभी कंज्यूमर में आपका अलग अलग आमदनी वाले लोग होते हैं, तो इंडस्ट्रियल वर्कर के लिए अलग है, अर्बन नॉन मैनुअल एम्प्लॉय के लिए, यानी जो टेक्निकल होते हैं उनके लिए अलग है, एग्रीकल्चर के लिए अलग है, रूरल लेबर के लिए अलग है। अभी जी सैन कमेटी के बेसिस पे इसको 2011 में हमने शुरू करा था, ठीक है। उसके बाद फिलिप का ध्यान रखेगा, हमेशा आपको बताता है इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट। ध्यान रखिएगा, महंगाई दर ज़्यादा होगी, ठीक है, अगर महंगाई दर ज़्यादा होगी तो आपका जो बेरोज़गारी दर है ना, वो आपका कम होगा। इसलिए महंगाई को आर्थिक वृद्धि के लिए, एक सीमित महंगाई को आर्थिक वृद्धि के लिए, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए अच्छा माना जाता है। अगर महंगाई दर ज़्यादा हो गई तो आपका जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है ना, वो कम होगा, क्योंकि भाई डिमांड ज़्यादा होगी। डिमांड को पूरा करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सप्लाई बढ़ानी पड़ेगी। सप्लाई बढ़ाने के लिए आपको लोगों को रोज़गार देना पड़ेगा, ठीक है। और अगर महंगाई दर कम होगी, ठीक है, अगर महंगाई दर क्या होगी, कम होगी, तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट ज़्यादा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि महंगाई दर कम होगी तो इससे क्या होगा, इससे आपका जो है सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी, इसलिए नौकरी कम हो जाएगी। तो ध्यान रखिएगा, अगर ये ऐसे भी पूछा जाता है, फिलिप कर्व में अगर राइट शिफ्ट हो, किधर है कर्व, किधर की शिफ्ट हो, राइट की तरफ शिफ्ट हो, तो ये आपका क्या कर बताता है, इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट, डिक्रीज इन इन्फ्लेशन। और अगर लेफ्ट शिफ्ट हो तो ये बताता है इंक्रीज इन इन्फ्लेशन और डिक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट रेट, ठीक है। फिलिप का बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बेसिस पे आपसे क्वेश्चन। ओके ओके, फिर ये क्वेश्चंस हैं, तो आप इनको जब हमारा ASRB का जो बैच चलेगा उसमें ऐसे पढ़ा के आपको क्वेश्चंस को कराया जाएगा, ठीक है। अब ये ASRB का बैच है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। आप कैपिटल U191 को यूज़ करके
आप इसको 77% ऑफ पे प्राप्त कर सकते हैं। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ आप इसको कैसे परचेज करेंगे। आप अड्डा 24/7 की एप्लीकेशन पे से भी परचेज कर सकते हैं, या आप सीधा अड्डा 24/7 की वेबसाइट पे भी जाके इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए आपको विजिट करना पड़ेगा adda247.com पर, ठीक है। और या फिर आप इसे वहाँ पे भी कर सकते हैं, क्या कहते हैं, अब इसके लिए ASRB आपको टाइप करना है, और ये एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर और फाइनेंस ऑफिसर। ध्यान रखिएगा काफ़ी अच्छी जॉब प्रोफाइल है ये, और अच्छी जॉब प्रोफाइल के लिए अच्छे से प्रिपेयर करना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। यहाँ पर आपका देखो, आपका ये 20 अगस्त से बैच शुरू हो रहा है और 3 अक्टूबर को उसका एग्ज़ाम है। ध्यान रखिएगा 20 अगस्त से शुरू हो रहा है और 3 अक्टूबर को उसका एग्ज़ाम है। तो आपके पास पूरा बस सितंबर का महीना बचा है। आप यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टडी प्लान पूरा दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको जो टॉपिक कराऊंगा वो आपको कराऊंगा, मेरा नाम जीवेश है, और ध्यान रखिएगा इसमें मैं आपको जो टॉपिक कराऊंगा वो आपका डेवलपमेंट इशू, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ICAR, तो इंट्रोडक्शन और डेवलपमेंट एंड टाइप्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो ये सारा आपको पार्ट में कराऊंगा, और ये पूरा एक कोर्स है। यहाँ पे आपको शायद स्क्रीन पे सही दिखाई नहीं दे रहा हो, ठीक है, लेकिन ये आपको कराएंगे। अभी थोड़ा बड़ा हो जाए, अच्छा यहाँ से बड़ा होगा, रुको एक सेकेंड, ओके थोड़ा छोटा है, लेकिन आपको ये सारी चीज़ इसमें देखने को मिलेगी। दूसरी बात ये है कि ये बैच का प्राइस आपको कितना दिख रहा है, इस बैच का प्राइस आपको ऑलमोस्ट 10,000 रुपये है, ठीक है। तो इसको आप 77% ऑफ पे आपको अगर ज्वाइन करना हो पर बैच, तो इसके लिए यूज़ करिएगा कैपिटल U191, ठीक है। और ये आपको मात्र 2300 रुपये का पड़ेगा। कितने का पड़ेगा? मात्र 2300 रुपये का। तो आज इस बैच को ज्वाइन करें, और अगर आप एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर इनकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। दूसरी चीज़, अगर आप टेरिटोरियल आर्मी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इसका एग्ज़ाम आपका 26 सितंबर को है, टेरिटोरियल आर्मी। तो उसका भी बैच हमारा 26 अगस्त से शुरू हो रहा है। आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं टेरिटोरियल आर्मी का। इस पे भी आप कैपिटल U191 यूज़ करिएगा, यू विल गेट 77% ऑफ। फिर आप एक CDS का बैच ज्वाइन कर सकते हैं, इस पे भी आपको 77% ऑफ मिलेगा कैपिटल U191 को यूज़ करके। एंड देन आप हेड कांस्टेबल का भी यूज़ कर सकते हैं, आपका SSB का, इस पे भी आपको 77% ऑफ मिलेगा कैपिटल U191 को ज्वाइन करके। ये बिल्कुल ही एकदम बढ़िया फर्स्ट क्लास टीम है मेरी, और डेफिनेटली आपको इसमें बहुत सक्सेस मिलेगी। आपने भी मेरे से पढ़ा, आई होप आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में भी आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर कभी, तब तक के लिए मेरे दोस्तों जय हिंद, जय भारत, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय गो।